स्वागत है आपका सिलेक्शन ड्रीम के यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 का 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। इसमें हम आपको करवाने वाले हैं जीके, जीएस और साइंस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर और उसी के साथ में उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हम आपको बताने वाले हैं जिनकी अगले शिफ्टों में आने की पूर्ण संभावना है। इसीलिए वीडियो को ज़रूर देखें। आइए देखते हैं हम। पहला है हमारा आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर है आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है घटती है। इसका कारण यह है कि समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोशों की संख्या बढ़ती है। नाभिक से संयोजकता इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है जिससे नाभिक की आकर्षण बल कम हो जाता है। इसका परिणाम होगा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता जो है विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था हाइपोथैलेमस किसे नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है मुख्य रूप से शरीर के आंतरिक संतुलन को नियंत्रित करता है जिसमें पीयूष ग्रंथि के माध्यम से हार्मोनल संतुलन, शरीर का तापमान, भूख, प्यास और नींद का चक्र शामिल है। इसके मुख्य कार्य है शरीर के आंतरिक पर्यावरण को स्थिर रखना, शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करके अधिकांश हार्मोनल कार्यों को प्रभावित करना और इसकी आधारभूत जो आवश्यकता है हमारी भूख, प्यास और नींद के चक्र को भी नियंत्रित करना। यह सभी इसके कार्य है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था रानी अहिल्याबाई किस राज्य की शासिका थी। रानी अहिल्याबाई होलकर जो है मालवा राज्य की शासिका थी जिनकी राजधानी इंदौर के पास महेश्वर थी। अहिल्याबाई होलकर राजवंश से संबंधित थी जो मराठा संघ के एक प्रमुख सदस्य थे। उन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर नर्मदा नदी के तट पर स्थित महेश्वर स्थापित की थी। उनके शासनकाल को शांति, सुशासन और कला के संरक्षण के लिए जाना जाता है। उन्होंने पूरे भारत में जैसे बनारस, गया, सोमनाथ, जगन्नाथपुरी आदि में मंदिरों, घाटों, धर्मशाला और सड़कों का भी निर्माण करवाया था। अहिल्याबाई को लोक माता के रूप में भी याद किया जाता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था ताप्ती नदी की लंबाई कितनी है। ताप्ती नदी की जो लंबाई है लगभग 724 किलोमीटर है। ताप्ती नदी के बारे में हम देखेंगे। ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है बैतूल जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पास मुल्ताई से होता है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर बहती है। इसकी विशेषता यह है कि यह नदी नर्मदा नदी के समांतर भ्रंश घाटी से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ताप्ती नदी जो है गुजरात में खंभात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था अक्टूबर 2025 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि बीसीआई के अध्यक्ष कौन होंगे। इसका आंसर है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष जो है श्री मनन कुमार मिश्रा है जिन्हें 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। श्री मनन कुमार मिश्रा जो एक वरिष्ठ अधिवक्ता है और राज्यसभा के सांसद भी है। बीसीआई के देश के 27 लाख से अधिक वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष विनियामक संस्था है। इसकी स्थापना अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत की गई थी। अगला प्रश्न पूछा गया था लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। संविधान के अनुच्छेद 94 ख में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोकसभा अध्यक्ष किसी भी समय अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा उपाध्यक्ष को अपना पद त्याग सकता है। अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकलन द्वारा भी पद से हटाया जा सकता है। ऐसा कोई भी संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की पूर्व सूचना न दी गई हो। लोकसभा अध्यक्ष को
लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में अलग से कोई शपथ नहीं लेनी पड़ती है, वह लोकसभा के सामान्य सदस्य के रूप में ही शपथ लेता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक भारत में किसका शासनकाल था? इसका आंसर है 700 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक का समय भारत में किसी एक केंद्रीय शासक का नहीं था। यह काल 3 प्रमुख शक्तियां, क्षेत्रीय राजवंशों के उदय और उनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष का काल था। और इस दौरान भारत में निम्नलिखित 3 प्रमुख शक्तियां शासन कर रही थी। उत्तर में गुर्जर प्रतिहार वंश, मध्य और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश और पूर्वी भारत में पाल वंश। 700 से 1050 ईस्वी का काल त्रिपक्षीय संघर्ष था। यह काल भारतीय इतिहास में संघर्ष युग या उत्तर हर्ष काल के नाम से जाना जाता है। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। गुर्जर प्रतिहार वंश जो कि उत्तर भारत में था, ये सबसे अधिक समय तक इस क्षेत्र पर शासन करने वाले वंश थे। इसका साम्राज्य मालवा और राजपूताना से लेकर कन्नौज तक फैला हुआ था। इसके प्रमुख शासक थे मिहिर भोज और महेंद्रपाल प्रथम। अगला है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो है दक्कन में प्रसिद्ध था। इसका केंद्र महाराष्ट्र के पास था। इस प्रमुख शासक जो थे इसके दंती दुर्ग कृष्ण प्रथम, जिन्होंने येलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण कराया, और ध्रुव इसके प्रमुख शक्तिशाली शासक थे। अगला है पाल वंश। पाल वंश जो है पूर्वी भारत में फैला हुआ था। इसका केंद्र बंगाल और बिहार था। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक थे और इन्होंने नालंदा और विक्रमशिला जैसे शिक्षा केंद्रों को संरक्षण दिया। इसके प्रमुख शासक थे धर्मपाल और देवपाल। ये तीनों शक्तियां कन्नौज पर नियंत्रण के लिए लगातार संघर्षरत रही, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। कन्नौज को उस समय उत्तरी भारत की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि यह क्षेत्र उपजाऊ गंगा मैदान के केंद्र में था। अगला प्रश्न पूछा गया था, विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विधि आयोग के वर्तमान अध्यक्ष है न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी, जो कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष है। उन्हें सितंबर 2024 में 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। विधि आयोग भारत सरकार द्वारा समय समय पर स्थापित किया जाने वाला एक गैर संवैधानिक सांविधिक सलाहकार निकाय है। इसका मुख्य कार्य कानून संबंधी अनुसंधान करना और भारत में मौजूदा कानूनों की समीक्षा तथा सुधार के लिए केंद्र सरकार को विशेषज्ञ सलाह देना। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग जो है 1955 में स्थापित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता MC सीतलवाड़ ने की थी। अगला प्रश्न है, बसदेवा गीत किसके द्वारा गाया जाता है? बसदेवा गीत जो है मुख्य रूप से हरबोले या बसदेवा नामक समुदाय के लोगों द्वारा गाया जाता है। यह परंपरागत रूप से यदुवंशी वंश से जुड़े होते हैं और भिक्षाटन द्वारा जीवन यापन करते हैं। बसदेवा गीत जो है, यह गीत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। इसके गायक समुदाय है बसदेवा या हरबोले समुदाय के लोग। इन गीतों का विषय आमतौर पर श्रवण कुमार की कथा, रामायण के कुछ प्रसंग, राजा करण की कथा और अन्य पौराणिक कथाओं से संबंधित है। बसदेवा गायक अपनी विशिष्ट पीली पगड़ी, लाल वस्त्र और सिर पर कलगी लगाकर हाथ में एकतारा या सारंगी लेकर घर घर जाकर यह गीत गाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, मूत्र के क्या कार्य है? मूत्र का मुख्य रूप से कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों और अतिरिक्त जल को बाहर निकालकर शरीर का आंतरिक संतुलन बनाए रखना है। अपशिष्ट उत्सर्जन है, इसमें यूरिया जैसे विषैले और अनावश्यक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर में पानी की मात्रा और रक्त के आयतन को नियंत्रित करना, रक्त के अम्ल क्षार स्तर और इलेक्ट्रोलाइट्स के स्तर को बनाए रखना, यह मूत्र के प्रमुख कार्य थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, बेवर कृषि को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? बेवर कृषि को मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से दहिया कहा जाता है। यह बेगा जनजाति द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि है, जिसे सामान्य भाषा में झूम कृषि भी कहते हैं।
बेवर या दहिया दोनों ही मध्य प्रदेश में स्थानांतरित कृषि के क्षेत्रीय नाम है। इस कृषि क्षेत्र को विशेष रूप से बेगा जनजाति द्वारा अपनाया जाता है। इसमें जंगल के एक हिस्से को जलाकर कुछ समय तक खेती की जाती है और उर्वरता कम होने पर स्थान बदल दिया जाता है। वन संरक्षण के कारण अब इस पद्धति पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण में इलेक्ट्रॉन दाता जो है मुख्य रूप से जल होता है, H2O। प्रकाश अभिक्रिया के दौरान जल के अणु टूटकर इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं। ये मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला को शुरू करते हैं। जल के टूटने से ही ऑक्सीजन गैस उप उत्पाद के रूप में निकलती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पाई जाती है? नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला उत्तर में नर्मदा नदी की भ्रंश घाटी और दक्षिण में ताप्ती नदी की भ्रंश घाटी के समांतर फैली हुई है। सतपुड़ा का निर्माण मुख्य रूप से बेसाल्ट और ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर जो है धूपगढ़ है, जो महादेव पहाड़ियों में स्थित है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित किया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे पारित कर दिया था। हालांकि संविधान को पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, अवंती महाजनपद की राजधानी क्या थी? अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, लेकिन मुख्य रूप से सबसे प्रसिद्ध राजधानी थी वह उज्जैन थी, जिसे प्राचीन काल में उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी भी कहा जाता था। उज्जैनी जो है यह 16 महाजनपदों में से एक था और मध्य भारत में विशेषकर वर्तमान मालवा क्षेत्र में स्थित था। राजधानियां प्रशासनिक सुविधा के लिए अवंती 2 भागों में विभाजित था। उत्तरी अवंती, इसकी राजधानी उज्जैनी थी, और दक्षिणी अवंती थी, इसकी राजधानी थी महिष्मती, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित थी। उज्जैनी व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र था और यहाँ से उत्तर और दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। अवंती का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा प्रद्योत था, जो गौतम बुद्ध के समकालीन था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह था, गांव की बेटी योजना की विशेषता क्या है? गांव की बेटी योजना जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। गांव की बेटी योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की मेधावी छात्राओं को हायर सेकेंडरी के बाद कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। अब इसके लिए पात्रता शर्तें क्या है? इस गांव की बेटी योजना से संबंधित अधिकतर शिफ्टों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। या इसकी पात्रता शर्त है, छात्र का मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होना अनिवार्य है। छात्रा ने 12वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी यानी कि 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हो। यह वर्तमान में किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हो। इस योजना के तहत पात्र छात्रा को 500 रुपये प्रति माह की दर से 10 माह तक यानी प्रति वर्ष 5000 की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति उन्हें स्नातक स्तर तक दी जाती है। इस योजना से ग्रामीण लड़कियों की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ी है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए आर्थिक संबल मिला है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की अन्य प्रमुख प्रोत्साहन योजना, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाने की भी बहुत ही संभावना है। प्रतिभा किरण योजना। प्रतिभा किरण योजना है जो यह योजना गांव की बेटी योजना की तरह ही है, लेकिन जो प्रतिभा किरण योजना है यह शहरी क्षेत्र की छात्राओं को प्रोत्साहित देना है। इसका उद्देश्य शहर में गरीब परिवार की मेधावी छात्रा को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। और इसकी पात्रता की शर्त है छात्रा का शहरी क्षेत्र का निवासी होना,
12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना, छात्रा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही हो, गांव की बेटी योजना के समान ही इसमें 500 रुपये प्रति माह या फिर प्रति वर्ष 5000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। अगली योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। यह योजना सभी वर्गों के मेधावी विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक संबंध प्रदान करती है। आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को चिकित्सा, इंजीनियरिंग, विधि और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने पर पूरी फीस का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। इसकी पात्रता यह है कि छात्र और छात्रा का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना। आय सीमा जो है इसमें अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए और इसकी शैक्षणिक योग्यता है वह एमपी बोर्ड में 12वीं कक्षा में 70% या उससे अधिक अंक प्राप्त कर रहे हो या सीबीएसई या आईसीएसई 12वीं में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त हो। अगली योजना है मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना। यह योजना असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बच्चों के लिए है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में के पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। इस योजना के तहत भी मेधावी विद्यार्थियों को कॉलेज स्तर पर पाठ्यक्रम की पूरी फीस सरकार द्वारा वहन की जाती है। अभी हमने एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 की 11 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को देखा और उनके आंसर देखे हैं और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी देखे हैं जो कि अगली शिफ्टों में आने की संभावनाएं हैं। ऐसे ही प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे अगली शिफ्ट के क्वेश्चन जो कि एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, इसीलिए चैनल पर बने रहें। जिसने स्किप किया है वो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।